स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, एक बार फिर से अमेरिका की दोहरी नीति यानी कि उसके डबल स्टैंडर्ड सामने आ गए। एक तरफ भारत को खुश करने के लिए F-35 जेट्स जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट देने का वादा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को चुपके से पैसे और वेपन्स ऑफर करना। ये क्या दोस्ती है या एक फ्रॉड? ऑन वन हैंड यूएसए ने इंडिया को स्टेट ऑफ द आर्ट F-35 लाइटनिंग II ऑफर किया, बट ऑन द अदर हैंड उसने पाकिस्तान के F-16 फाइटर फ्लीट को फंड करने के लिए लगभग $400 मिलियन और टू बी प्रिसाइज $397 मिलियन अप्रूव कर दिए। ये वही यूएस सप्लाइड F-16 है जो पाकिस्तान ने 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक एपिसोड के दौरान भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था, जो कि एंड यूज अग्रीमेंट की ओपन वायलेशन थी। उस वक्त पाकिस्तान ने अपने F-16 जेट से इंडिया के खिलाफ हमला किया, डिस्पाइट यूएसए को एश्योरेंसेस दिए कि ये सिर्फ टेररिस्ट के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। क्या यूएस ने पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया? नहीं, बल्कि वाशिंगटन आज भी पाकिस्तान के F-16 सस्टेनमेंट को फंड कर रहा है। दोस्त को मिसाइल्स और हमें मुस्कान। एक दोस्त को मिसाइल्स देना और दूसरे को सिर्फ मुस्कुराहट, भारत अब ये नहीं बर्दाश्त करेगा। इससे पहले भी यूएस ने ऐसा दोगलापन दिखाया है। याद है कारगिल वॉर 1999, जब इंडिया को तुरंत जीपीएस डेटा चाहिए था पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स को टारगेट करने के लिए। अमेरिका ने जीपीएस एक्सेस देने से मना कर दिया, और ये इफेक्टिवली हमारी मिलिट्री को जंग के बीच में अंधा करने वाली बात थी। उस धोखे ने भारत को अपना नाविक नेविगेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए मजबूर किया, पर इससे अंकल सैम की हिपोक्रेसी भी एक्सपोज हो गई। वो पब्लिक में इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर बुलाता है, लेकिन जब सच में जरूरत पड़ती है तो हमें अकेला छोड़ देता है। चाहे कारगिल में क्रूशियल इंटेल डिनाई करना हो या पाकिस्तान के द्वारा अमेरिकन वेपन्स का मिसयूज पर आंख बंद करना हो, यूएस ने बार बार दिखाया है कि उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कैसा फ्रेंड है जो दोस्ती का दावा करता है पर पीठ पीछे छुरा घोंपता है? आज जब यूएस भारत को एक मुस्कुराहट के साथ F-35 ऑफर कर रहा है, वही पीछे से पाकिस्तान को वेपन दे रहा है। एक कड़वा डबल स्टैंडर्ड जो भारत को अभी और नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और आज की अपनी इस वीडियो में सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत को कौन सा फाइटर जेट परचेज करना चाहिए और हमें इस यूएस के डबल स्टैंडर्ड्स को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जिसके लिए आइए सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं अपने ऑप्शंस को, F-35 और रशियन Su-57 को। देखिए, भारत के लिए एक पावरफुल और रिलायबल फाइटर जेट चुनना सिर्फ एक टेक्निकल डिसीजन नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल फैसला भी है। अमेरिका का F-35 और रशिया का Su-57 दोनों ही 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, लेकिन दोनों की डिजाइन फिलॉसफी और यूज केस बिल्कुल अलग अलग है। अगर हम रॉ पावर और स्पीड की बात करें तो Su-57 क्लियरली F-35 से आगे है। मैक 2 की स्पीड यानी कि साउंड की स्पीड से 2 गुना ज्यादा, और 66,000 फीट की सर्विस की सीलिंग के साथ ये F-35 से ज्यादा तेज है और ज्यादा ऊंचा भी उड़ सकता है। F-35 की टॉप स्पीड मैक 1.6 है और मैक्सिमम हाइट 50,000 फीट तक है। मतलब Su-57 डॉग फाइट और हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में ज्यादा पावरफुल साबित हो सकता है। फिर बात आती है कॉम्बैट रेंज और फायर पावर की। Su-57 की स्ट्राइक रेंज 3500 किलोमीटर है, जबकि F-35 की सिर्फ 2800 किलोमीटर है। यह फर्क बैटलफील्ड में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके अलावा Su-57 के पास 12 हार्ड पॉइंट्स हैं, जबकि F-35 के पास सिर्फ 10। मतलब Su-57 एक बार में ज्यादा मिसाइल्स और बॉम्ब कैरी कर सकता है, जो इससे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बनाते हैं। लेकिन F-35 की सबसे बड़ी ताकत स्टेल्थ और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन Su-57 से कम है, जो इसे एनिमी रडार से ऑलमोस्ट इनविजिबल बना देता है। इसके सेंसर्स और AI ड्रिवन एवियोनिक्स दुनिया का सबसे एडवांस सिस्टम है, जो इसे हाईटेक स्टेल्थ और असैसिन बना देते हैं। एक ऐसा असैसिन जो दुश्मन को दिखेगा ही नहीं और उसको मार के चला जाएगा। ये बैटलफील्ड के हर एलिमेंट को रियल टाइम ट्रैक कर सकता है, एनिमी की लोकेशन को डिटेक्ट कर सकता है और मल्टीपल एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स के साथ एक साथ सिंक होकर कोऑर्डिनेटेड अटैक्स लॉन्च कर सकता है। तो Su-57 स्टेल्थ है, पर F-35 जितना मैच्योर नहीं है। लेकिन अगर बात मैन्यूवरेबिलिटी और कॉम्बैट स्किल्स की आए तो Su-57 F-35 से काफी आगे है। इसके थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन्स और सुपर मैन्यूवरेबिलिटी कैपेबिलिटीज इसे डॉग फाइट और क्लोज कॉम्बैट के लिए एक लीथल मशीन बनाते हैं। आप ये वीडियो देखिए। अब ये शार्प टर्न्स, हाई स्पीड रोल्स और टाइट एरियल मैन्यूवर्स एग्जीक्यूट कर सकता है, जो F-35 की पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी तरफ F-35 डॉग फाइट के लिए नहीं बना, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक प्लेटफॉर्म है जो दुश्मन पर छुपकर वार करता है और बिना दिखाई दिए निकल जाता है। लेकिन एक और बड़ा फैक्टर है डिप्लॉयमेंट और अवेलेबिलिटी। देखिए, आज विश्व में F-35 एक मास प्रोड्यूस्ड जेट है। अब तक 1000+ यूनिट्स बनाए जा चुके हैं
और यूएस और उसके एलाइज इसको यूज कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि F-35 एक प्रूवन फाइटर है, बैटलफील्ड टेस्टेड है और एक बड़ा सपोर्ट इकोसिस्टम हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा। लेकिन भारत के लिए एक चैलेंज भी है। F-35 लेने का मतलब होगा कि हमें हर छोटी बड़ी चीज के लिए अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, चाहे वो मेंटेनेंस की बात हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात हो और चाहे फिर वो वेपन इंटीग्रेशन की बात हो। सब कुछ यूएस की परमिशन के बिना नहीं हो पाएगा। मतलब F-35 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल टूल भी होगा जो यूएस के कंट्रोल में भारत को लाके रख देगा। दूसरी तरफ Su-57 अभी तक लिमिटेड नंबर्स में डिप्लॉय किया गया है, लेकिन इसका एक बड़ा एडवांटेज यह है कि भारत इसका एक लीड पार्टनर बन सकता है। अगर हम Su-57 को अडॉप्ट करते हैं तो हम इसके फ्यूचर डिप्लॉयमेंट और कस्टमाइजेशन में अपनी डिमांड्स रख सकेंगे। हमें यूएस के F-35 की तरह किसी परमिशन का वेट नहीं करना होगा। तो आखिर में सवाल उठता है कि भारत के लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है। देखिए, अगर भारत को एक फुली स्टेल्थ और हाईटेक स्ट्राइक प्लेटफॉर्म चाहिए जो छुपकर दुश्मन को मार सके, तो F-35 एक बेहतरीन चॉइस हो सकता है। लेकिन अगर भारत को एक फाइटर चाहिए जो रॉ पावर, मैन्यूवरेबिलिटी और एयर डोमिनेंस में अनबीटेबल हो, तो Su-57 ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन असली सवाल सिर्फ स्पेक्स का नहीं है। भारत एक ऐसी फाइटर जेट टेक्नोलॉजी चाहता है जो सिर्फ ताकतवर ना हो, बल्कि हमें जियोपॉलिटिकली भी मजबूत बनाए। देखिए, F-35 लेने का मतलब है कि यूएस का इंफ्लुएंस एक्सेप्ट करना होगा, जबकि Su-57 भारत को एक इंडिपेंडेंट मिलिट्री पावर बनाने का मौका दे सकता है। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन सा जेट बेटर है, बल्कि इसके साथ सवाल ये भी है कि भारत का फ्यूचर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में कैसे जाएगा, अमेरिकन डिपेंडेंस के साथ या रशियन कोलैबोरेशन के साथ, या अपने लिए एक नया रास्ता चुन के। देखिए, रशियन Su-57 एक जबरदस्त एडवांटेज देता है जो F-35 कभी नहीं देगा, और वो है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि TOT, और दूसरा है ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस। रशिया ने खुद ऑफर किया है कि Su-57 का मास प्रोडक्शन इंडिया में लोकल कंपोनेंट्स के साथ वो हमें देगा। मतलब हम सिर्फ खरीदार नहीं होंगे, बल्कि फाइटर जेट टेक्नोलॉजी में भागीदार भी बनेंगे। इससे हमें रेडीमेड जेट नहीं मिलेगा, बल्कि हम इस टेक्नोलॉजी को समझ सकेंगे, सीख सकेंगे और इस टेक्नोलॉजी को अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकेंगे, जिससे फ्यूचर में हम इससे अपने वेरिएंट्स तक बना सकते हैं। एक डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा भी है कि रशिया हैज नेवर शाइड अवे फ्रॉम ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजी, जबकि अमेरिका कभी अपनी कोर टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देता। F-35 एक ब्लैक बॉक्स सिस्टम की तरह होगा, जिसमें ना तो सोर्स कोड मिलेंगे, ना ही डीप सॉफ्टवेयर का एक्सेस मिलेगा। मतलब अगर हमें किसी सिस्टम को अपग्रेड करना है या अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज करना है, तो यूएस की परमिशन हर बार हमें लेनी होगी। लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पर हर अपडेट, हर स्पेयर पार्ट, हर सॉफ्टवेयर पैच डायरेक्टली यूएस कंट्रोल में होगा। और ये सिर्फ टेक्निकल कंट्रोल नहीं है, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल भी है। और मैं यहां आपको यह भी बता दूं कि अमेरिका ने अभी तक किसी भी कंट्री को F-35 का रियल बैकएंड एक्सेस नहीं दिया और ना ही आगे देने भी वाला है। मतलब हम बस एक एंड यूजर बन के रह जाएंगे जो हमेशा यूएस की सप्लाई चेन और परमिशन के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। अब आती है दूसरी टर्म, ऑपरेशनल फ्रीडम। अगर भारत F-35 खरीदता है तो अमेरिकन ओवरसाइट एक कांस्टेंट हेडेक बन जाएगा। वॉशिंगटन अपने नो गो क्लॉजेस को बार बार इंपोज करता रहेगा। हम इस जेट के सेंसर्स या डेटा को कभी फ्रीली यूज ही नहीं कर पाएंगे और हम इसे अपने कुछ एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के साथ कभी इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। रिपोर्ट्स यहां तक कहती हैं कि यूएस चाहता है कि F-35 को इंडियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के पास भी ना लाया जाए। मतलब अगर हम एक तरफ रशियन S-400 ले रहे हैं और दूसरी तरफ F-35, तो दोनों को एक साथ प्रॉपरली ऑपरेट करना कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। और आज के जमाने में जहां वॉरफेयर सिस्टम पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम दो सिस्टम्स को अलग अलग यूज करके उस लड़ाई को जीतेंगे, जहां पे कोऑर्डिनेशन दो सिस्टम्स के बीच में आ ही नहीं पाएगा। दैट विल बी अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंडिया। अब इसके बाद F-35 के साथ एक और बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क आता है। वो ये है कि यूएस किसी भी वक्त अपनी टर्म्स को बदल सकता है। आप बोलेंगे कि ऐसा होगा, उसने ये कर दिया है। हमने देखा है कि टर्की के साथ क्या हुआ। उन्होंने रशिया से S-400 लिया तो यूएस ने उनका F-35 डील कैंसिल कर दिया। अगर मान लो कल भारत किसी स्ट्रैटेजिक डिसीजन पर यूएस की मर्जी के अगेंस्ट गया, तो क्या गारंटी है कि अमेरिका हमारे जेट्स का सपोर्ट सस्पेंड नहीं करेगा। सोचिए, अगर कल भारत किसी मिलिट्री क्राइसिस में फंसे और यूएस ने स्पेयर पार्ट्स या सॉफ्टवेयर अपडेट्स रोक दिए, तो क्या होगा। F-35 एक हाईटेक जेट है, लेकिन अगर ये ग्राउंडेड हो गया तो इसका कोई फायदा ही नहीं है। मतलब शाइनी फाइटर प्लेन्स होंगे, लेकिन अगर यूएस ने स्पेयर पार्ट्स देना बंद कर दिया तो वो सिर्फ म्यूजियम में देखने लायक रह जाएंगे। अब इसके मुकाबले अगर Su-57 डील को अगर हम ध्यान से देखें, तो रशिया सिर्फ फाइटर जेट बेचने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार है। डिजाइन एक्सपर्टीज से लेकर लोकल प्रोडक्शन तक रशिया सब दे रहा है। उनका कहना है कि अगर भारत हां करता है तो Su-57 का प्रोडक्शन इंडिया में हम इसी साल शुरू कर देंगे।
अब अगर हम दूसरा एस्पेक्ट कॉस्ट फैक्टर को देखें तो यहां भी Su-57 एक बेहतर डील लग रहा है। देखिए F-35 की कॉस्ट सिर्फ परचेज प्राइस में $80 मिलियन पर यूनिट है। ये हम सिर्फ परचेज प्राइस की बात कर रहे हैं, इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट हमने ऐड नहीं करा है, जो इंडियन रुपीस में तकरीबन 700 से 800 करोड़ रुपए का है। आप देखो यूएस की स्ट्रैटेजी भी देखो, अभी जो हमने शुरुआत में बात करी $397 मिलियन वाली, वो उसने पाकिस्तान को क्यों दिए? जस्ट कि वो अपने F-16 की मेंटेनेंस कॉस्ट को बियर कर पाए। और इसी वजह से कहा जाता है कि F-35 को चलाने और मेंटेन करने का खर्चा किसी भी फाइटर जेट में सबसे ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ रशियन जेट्स हिस्टोरिकली सस्ते होते हैं और उनका ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम है। जैसे Su-57 की कॉस्ट $35 to $40 मिलियन है, यानी 350 से 400 करोड़ रुपए का हमें ये एक जेट पड़ेगा। इंडिया रशिया के साथ रूपी रूबल ट्रेड मॉडल भी डिस्कस कर सकता है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी हमारे बच सकते हैं। और अगर Su-57 इंडिया में बनता है तो इससे भारत की इकोनॉमी में बड़ा बूस्ट मिलेगा, नए जॉब्स क्रिएट होंगे और हमारा इंडस्ट्रियल बेस और ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये मोदी जी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत विजन के साथ परफेक्टली अलाइन करता है। देखिए स्ट्रैटेजिकली भी अगर हम देखें तो Su-57 लेना एक और बड़ा एडवांटेज देता है, वो है डाइवर्सिफिकेशन का। भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी हमेशा से मल्टी सोर्स रही है, हम सिर्फ एक कंट्री के वेपन सिस्टम्स पर डिपेंडेंट नहीं होते। अगर हम F-35 ले लेते हैं तो हमारी एयरफोर्स का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकन इकोसिस्टम में आ जाएगा, जो जियोपॉलिटिकली ब्लैकमेल का एक बड़ा रिस्क बन सकता है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि रशिया वो देश है जो हमारे साथ हर टफ टाइम में खड़ा रहा है। कारगिल वॉर हो, इमरजेंसी आर्म्स सप्लाई हो या क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की शेयरिंग हो, रशिया ने कभी भी भारत को पॉलिटिकल प्रेशर में डालने की कोशिश नहीं की। एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर S-400 एयर डिफेंस तक रशिया ने हमेशा इंडिया को ओपन हैंडेड डील्स दी हैं, बिना किसी जियोपॉलिटिकल स्ट्रिंग्स के। और रशिया की इसी मदद की वजह से हम आज ब्रह्मोस मिसाइल में देखिए कितना एक्सेल कर रहे हैं, हम आज की डेट में उसे एक्सपोर्ट तक कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत F-35 लेता है तो वॉशिंगटन की पॉलिटिकल नाराजगी की टेंशन हमें हमेशा रहेगी। यूएस से अपने डिफेंस डील्स को एक डिप्लोमेटिक लेवरेज की तरह यूज करता है, जो उनके खिलाफ गया उसकी सपोर्ट रोक दी जाती है। टर्की ने S-400 लिया, यूएसए ने उसका F-35 कैंसिल कर दिया। कल अगर भारत किसी अमेरिकन पॉलिसी से एग्री नहीं करता तो क्या गारंटी होगी कि यूएस हमें F-35 के स्पेयर पार्ट्स और उसकी मेंटेनेंस अपग्रेड्स देता रहेगा? तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो F-35 एक जबरदस्त फाइटर जरूर है, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट एयर पावर होने की जगह एक यूएस कंट्रोल्ड एयरफोर्स होने का सिग्नल है। Su-57 एक फाइटर नहीं बल्कि एक पार्टनरशिप है, जिसमें भारत सिर्फ कस्टमर नहीं बल्कि इक्वल फुटिंग्स पे आके एक साथ रशिया के साथ प्रोडक्शन करेगा। अगर भारत Su-57 को चूज करता है तो एक मैसेज क्लियर जाता है कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम किसी कंट्री के मिलिट्री इकोसिस्टम में फंसने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि अपनी एयर पावर को अपनी टर्म्स पर डेवलप करेंगे। आई होप इससे आप समझ गए होंगे कि Su-57 और F-35 के बीच क्या डिफरेंसेस हैं और इन दोनों के क्या फायदे और नुकसान हैं। लेकिन इसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि भाई वाय द हरी, हमारे पास अभी रफाइल हैं, Su-30 MKI है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है यार। चाइना और पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स स्ट्रेंथ को तेजी से अपग्रेड कर रहे हैं और अगर भारत अभी नए फाइटर्स नहीं लेता तो हम एक बड़ी स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज में जा सकते हैं। अब देर की गुंजाइश नहीं है। देखिए सबसे पहले हमारी फाइटर स्क्वाड्रन्स की जो स्ट्रेंथ है वो गिर चुकी है। इंडियन एयरफोर्स के पास सिर्फ 31 फाइटर स्क्वाड्रॉन्स हैं, जबकि ऑथराइज्ड स्ट्रेंथ 42 की है। एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 जेट होते हैं, मतलब हमारे पास कम से कम 11 स्क्वाड्रॉन्स की कमी है। ये कमी सिर्फ एक नंबर का गेम नहीं है, ये एक क्रिटिकल वीकनेस है यार, स्पेशली जब हम एक 2 फ्रंट वॉर का रिस्क फेस कर रहे हैं, चाइना नॉर्थ में और पाकिस्तान वेस्ट में। इसके बाद चाइना ने अपने J-20 माइटी ड्रैगन स्टेल्थ फाइटर जेट्स की गिनती भी तेजी से बढ़ा दी है। सिर्फ पिछले 2 सालों में चाइना ने अपने स्टेल्थ फाइटर फ्लीट को 40 से बढ़ाकर 110 प्लस J-20 जेट्स तक पहुंचा दिया है। एक साल में 70 नए स्टेल्थ फाइटर्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है जो एशिया में पावर बैलेंस को चेंज कर सकता है। देखिए यूएस के भी एशिया पैसिफिक रीजन में अब इतने स्टेल्थ फाइटर्स नहीं है जितने चाइना के पास है, और इसका सीधा मतलब है कि चाइना का PLA एयरफोर्स स्टेल्थ वॉरफेयर में आगे निकल रहा है और हम अभी भी 0 स्टेल्थ फाइटर्स के साथ बैठे हैं। ये एक ग्लेरिंग गैप है जो भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। चाइना सिर्फ अपने J-20s को डिप्लॉय नहीं कर रहा बल्कि एक नया स्टेल्थ कैरियर बेस्ड फाइटर डेवलप कर रहा है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक एक 6th जनरेशन फाइटर भी पाइपलाइन में, जो उसने वर्ल्ड को रिसेंटली हुए एयर शो में दिखा दिया है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के आसपास चाइनीज फाइटर जेट्स एग्रेसिवली पेट्रोल कर रहे हैं और उनके पायलट्स हाई ऑल्टीट्यूड कॉम्बैट में एक्सपीरियंस ले रहे हैं। मतलब चाइना सिर्फ अपनी नंबर्स नहीं बढ़ा रहा बल्कि अपनी कॉम्बैट एफिशिएंसी भी इंप्रूव कर रहा है। अब इसी के साथ वेस्ट में बैठा हमारा दुश्मन पाकिस्तान भी अपनी एयरफोर्स को अपग्रेड कर रहा है। पाकिस्तान ने 2022 में 22 नए J-10C फाइटर जेट्स इंडक्ट किए हैं, जो कि एक 4.5 जनरेशन फाइटर है, और यह सिस्टम AESA रडार और एडवांस्ड लॉन्ग रेंज मिसाइल से इक्विप्ड है।
पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने तब कहा था कि ये एयरक्राफ्ट किसी भी अग्रेसर को 2 बार सोचने पे मजबूर कर देगा और इसमें हिडन मैसेज था भारत के लिए। सिर्फ J-10C नहीं, पाकिस्तान के पास JF-17 ब्लॉक 3 भी है जो नए एडवांस सिस्टम्स के साथ आता है। ऊपर से यूएस उनके F-16 को बार बार अपग्रेड और रिफर्बिश करने के लिए पैसा दे रहा है। मतलब पाकिस्तान चाइना की मदद से अपनी एयर पावर को सिस्टमेटिकली अपग्रेड कर रहा है। कल अगर कोई मिलिट्री टेंशन होता है तो पाकिस्तान चाइना एक एरियल पिंसर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, और अगर भारत की पावर वीक रही तो हमें डबल फ्रंट थ्रेट फेस करना पड़ेगा। अब ऐसे में सवाल फिर से वही आएगा कि बार बार जो यूएस है जिसने आज तक हमें सपोर्ट नहीं करा, क्या अगर हम उससे F-35 की डील करते हैं वो हमारे साथ खड़ा रहेगा? अब इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू वेट। हर साल जब हम नए फाइटर्स नहीं ले रहे तब हम अपने दुश्मनों को एक और एडवांटेज दे रहे हैं। चाइनीज पायलट्स हाई ऑल्टीट्यूड कॉम्बैट का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, पाकिस्तान नए क्रूज मिसाइल्स और गाइडेड बॉम्ब्स इंटीग्रेट कर रहा है, और हम सिर्फ एग्जिस्टिंग फ्लीट के साथ मैनेज कर रहे हैं। भारत के MiG-21 ऑलरेडी रिटायर हो रहे हैं और जैगुआर और मिराज 2000 भी अगले कुछ सालों में आउटडेटेड हो जाएंगे। अगर हम नए फाइटर जेट्स अभी नहीं लेते तो 2035 तक सिर्फ इंडिजिनस स्टेल्थ फाइटर का इंतजार करना सुसाइडल हो सकता है। अब इसके चलते भारत के सामने 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला Su-57 को अडॉप्ट करें जो एक 5th जनरेशन फाइटर है और जिसमें फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ हमें लोकल प्रोडक्शन का स्कोप मिल रहा है। दूसरा, हम ज्यादा रफाइल्स खरीदें जो एक बैटल टेस्टेड और पावरफुल 4.5th जनरेशन फाइटर है। तीसरा, टेम्परेरी F-35 डील करें जो शॉर्ट टर्म में एक ऑप्शन हो सकता है लेकिन यूएस की स्ट्रिक्ट कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस के साथ आएगा। और चौथा, कि अपने 5th और 6th जनरेशन में हम इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन जो भी डिसीजन लेना है वो अगले 2-3 सालों में हमें फाइनलाइज करना होगा। डिफेंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें देर का मतलब होता है दुश्मन को फ्री में एडवांटेज देना। चाइना सिर्फ ताकत को मानता है, पाकिस्तान भी तभी शांत रहेगा जब भारत की एयर पावर अनडिस्प्यूटेड रहेगी। शांति तभी पॉसिबल है जब हम वॉर के लिए पूरी तरह तैयार रहें, और इसका मतलब यह है कि भारत को अभी नए फाइटर जेट्स लेना ही होगा या खुद का फाइटर जेट डेवलप करना होगा। तो ऐसे में क्या है भारत की फ्यूचर स्ट्रैटेजी? अब सवाल यह है कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। सिर्फ नए फाइटर जेट्स खरीदना ही सॉल्यूशन नहीं है, हमें अपनी एयरफोर्स को लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूचर रेडी बनाना होगा। इसका मतलब है आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस को तेजी से बढ़ाना होगा। ऐसे में भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए कि हम खुद का 5th जनरेशन और फिर 5th जनरेशन फाइटर जेट विकसित करें जो कि AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत हम बना सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि सरकार ने AMCA प्रोटोटाइप्स के लिए 15,000 करोड़ अप्रूव कर दिए हैं और पहला प्रोटोटाइप 2028 तक उड़ाने का प्लान है। इंडियन एयरफोर्स कम से कम 7 स्क्वाड्रंस AMCA के चाहते हैं और अगर सब सही रहा तो 2035 तक प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। लेकिन इसमें एक कैच है कि 2035 उस डिफेंस की प्रोडक्शन के लिए, उस जेट की प्रोडक्शन के लिए बहुत दूर है, क्योंकि ऐसे में यह भी हो सकता है कि एक तो डिले आएगा, दूसरा उस वक्त तक पता नहीं कि चाइना कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर पहुंच जाएगा। सच कहें तो 2035 तक इंतजार करना खतरे से खाली नहीं है। AMCA को फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है। सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर्स लाओ, फंडिंग बढ़ाओ, फॉरेन पार्टनरशिप्स को एक्सप्लोर करो। शायद फ्रांस या यूके के साथ नए जेट इंजन के लिए भी भारत जा सकता है जिसमें कि हमारी टेस्टिंग टाइमलाइन कंप्रेस हो सके। जैसा एक एनालिस्ट ने कहा था कि ये जेट्स कल नहीं परसों ही चाहिए थे। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को इमीडिएट गैप फिल करने के लिए फॉरेन फाइटर जेट्स भी लेने होंगे, लेकिन अपनी टर्म्स के ऊपर। यानी Su-57, राफेल या कोई और एडवांस्ड फाइटर जेट तब तक लेना होगा जब तक AMCA ऑपरेशनल ना हो जाए। साथ में इंडिजिनस डेवलपमेंट को पैरेलल पुश देना होगा। लेकिन एक बात याद रखनी होगी कि हम तेजस प्रोग्राम वाली गलती दोबारा नहीं दोहरा सकते। तेजस फाइनली एक सफल फाइटर बन गया लेकिन 30+ साल लग गए। AMCA बिफोर टाइमलाइन होना चाहिए, ओवरड्यू नहीं। अगर इसका मतलब है कि कुछ फॉरेन प्लेयर्स के साथ स्टेल्थ कोटिंग, जेट इंजन या सेंसर्स डेवलप करने पड़े तो हमें ये कर लेने चाहिए। ग्लोबल कोऑपरेशन में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए जब तक भारत को उसका पूरा फायदा मिल रहा है। स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग कोई एक कैंप नहीं, सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट है। भारत को अपनी ग्लोबल डिफेंस पार्टनरशिप्स को केयरफुली बैलेंस करना होगा। हम ना यूएस कैंप में हैं ना रशिया कैंप में हैं, हम सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट में डील कर रहे हैं। हमारे पास S-400 है, राफेल फ्रांस से है, यूएस ड्रोन्स हैं। ये हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का एक सबसे बड़ा सिंबल है। अगर भारत Su-57 चूज करता है तो यूएस नाराज हो सकता है, बट सो व्हाट? अगर वो सच में इंडिया को पार्टनर मानते हैं तो वो समय के साथ इसे समझ जाएंगे, और अगर यूएस फ्यूचर में F-35 दे भी तो वो हमारी टर्म्स पर होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एक्सेस, ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस और शायद लोकल प्रोडक्शन के साथ। वरना Su-57 या कोई और जेट लेना हमारे लिए ज्यादा लॉजिकल रहेगा। डिफेंस में सॉवरेनिटी सबसे जरूरी है, फ्रेंड्स ऑन ऑल साइड्स बट नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। भारत को अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, GPS और नेविगेशन सिस्टम्स भी और मजबूत करने होंगे ताकि कोई हमें कारगिल की तरह क्रिटिकल मूवमेंट पर ब्लाइंड ना कर सके।
हमने पहले ही नाविक और इंडिजिनस एईएसए रडार्स डेवलप किए हैं और अब हमें इस कहानी को इससे भी आगे लेके जाना होगा। सबसे बड़ी सोच ये होनी चाहिए कि आने वाले 15 से 20 सालों में भारत खुद फाइटर जेट्स एक्सपोर्ट करे, ना कि इंपोर्ट करे। ये एम्बिशियस है लेकिन नामुमकिन नहीं है। याद रखिए 40-50 साल पहले चाइना एक स्कूटर तक नहीं बना सकता था और आज वो 5th जनरेशन जेट्स बना रहा है। अगर चीन ये कर सकता है तो भारत भी ये कर सकता है। हमारे इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और डिफेंस एक्सपर्ट्स दुनिया के बेस्ट हैं, बट सही स्ट्रैटेजी, फंड्स और पॉलिटिकल विल की जरूरत है भारत को। अब ये तो रही प्रेजेंट डील, लेकिन फ्यूचर डील्स के लिए भी हमें एक बात के लिए चौकन्ना होना पड़ेगा और वो है यूएसए का असली चेहरा। असली चेहरा अगर हम देखें तो एक तरफ अमेरिका टेररिज्म से लड़ने का दावा करता है और दूसरी तरफ चुपकर उन्हीं लोगों को फंड करता है जो इस टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या यार। पिछले कई सालों से यूएस ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को एड के नाम पर दिए और वो पैसा इनडायरेक्टली उन्हीं टेरर ग्रुप्स तक पहुंचाया गया जो इंडिया पर हमला करते हैं। लश्कर ए तैयबा, जैश-ए मोहम्मद जैसे कितने ग्रुप्स हैं जिनके हाथ इंडियन सिविलियंस और सोल्जर्स के खून से रंगे हुए हैं। उनका पूरा ऑपरेशन पाकिस्तान के अंडर होता है और फंडिंग कहां से आती है? यूएस के एड से इनडायरेक्टली पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएस को पैसा मिलता है और यह पैसा फिर टेरर नेटवर्क्स के सपोर्ट में यूज होता है। यह कोई गेस का खेल नहीं है। यूएस एनालिस्ट ने खुद रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान ने यूएस से मिली मिलिट्री टेरर एड का मिसयूज किया और कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन्स खरीदे, जिसका असली मकसद इंडिया के अगेंस्ट यूज करना था, ना कि टेररिस्ट के खिलाफ। एक यूएस पेंटागन डॉक्यूमेंट ने यहां तक कंफर्म किया कि पाकिस्तान ने यूएस से मिली एड का पैसा मिलिट्री इक्विपमेंट और टेरर ऑपरेशंस के लिए डाइवर्ट कर दिया। मतलब जो ड्रोन्स और फंड्स टेररिस्ट के खिलाफ यूज होने चाहिए थे वो पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट वॉर में यूज किए। तो क्या ये टेररिज्म के साथ खुला सौदा नहीं हुआ? अब आज भी यही पैटर्न चल रहा है। यूएसए ने अभी हाल ही में पाकिस्तान को $397 मिलियन दिए F-16 सस्टेनमेंट के नाम पर। ये वही F-16 है जो पाकिस्तान ने 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत के अगेंस्ट यूज किया था, वो भी एंड यूज अग्रीमेंट को तोड़कर। सबको पता है कि पाकिस्तान का पूरा सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन प्रॉक्सी टेरर पर बेस्ड है। 26/11 मुंबई अटैक्स हो, पुलवामा अटैक हो या कश्मीर में चले आ रहे डिकेड्स ओल्ड इंसर्जेंसी, हर जगह पाकिस्तान का हाथ है। जब यूएस पाकिस्तान के मिलिट्री एसेट्स को फंड करता है तो वो पैसा किसी ना किसी फॉर्म में टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रॉन्ग करता है। ऐसे में आप एक तरफ भारत की साइड ले रहे हो और दूसरी तरफ पाकिस्तान को $397 मिलियन की फंडिंग दे रहा है, जो आपको पता है कि बार बार वो किसकी तरफ यूज करता है। यूएस की स्टेट डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स भी पाकिस्तान की इस चालाकी को एक्सपोज करती हैं, पर फिर भी वॉशिंगटन अपनी कन्वीनियंस के लिए आंख बंद कर लेता है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कन्वीनियंस मॉरल वैल्यू से बड़ा होता है। और यहां हम ये भी जान लें कि ये कोई नया गेम नहीं है। 80s में यूएस ने पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए मुजाहिदीन को आर्म करने के लिए, जो बाद में तालिबान बन गए। उसी टाइम कुछ जिहादी नेटवर्क्स इंडिया फोकस्ड हो गए और फिर कश्मीर में इंसर्जेंसी छिड़ी। 9/11 के बाद भी यूएस पाकिस्तान को एड देता आ रहा है, जबकि आईएसआई सीक्रेटली अफगानिस्तान में तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट करता है। और सबसे बड़ा धोखा 26/11 मुंबई अटैक्स में जो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे उनको ट्रेनिंग पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर से मिली थी। और ये मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर किससे स्ट्रांग होता गया? यूएस की एड से। जब हमारे सोल्जर्स कश्मीर में पाकिस्तान बैक्ड टेरर ग्रुप्स के साथ लड़ते हैं तो उनको जो गोलियां फेस करनी पड़ती हैं उनमें से काफी चाइनीज या वेस्टर्न ओरिजिन की होती हैं, जो किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान को ट्रांसफर की गई होती हैं। पर फिर भी यूएस पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स और टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लेक्चर देता है। क्या आयरनी है ये। भारत का मैसेज देखो स्पष्ट है, हम अपनी सुरक्षा खुद तय करेंगे। पाकिस्तान को फंड करना इज इक्वल टू टेररिज्म को फंड करना है। ये दुनिया के सामने अब एक ओपन फैक्ट है। जो लोग अभी भी यूएस को एक प्रिंसिपल्ड पार्टनर समझते हैं उन्हें यह हिपोक्रेसी समझनी होगी। अगर यूएस सच में इंडिया का दोस्त है तो पहले पाकिस्तान को मिलिट्री और इकोनॉमिक सपोर्ट देना बंद कर। भारत किसी से दुश्मनी नहीं चाहता, पर हम किसी भी डबल गेम को फेस वैल्यू पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और हमारी डिफेंस डील्स सिर्फ भारत के इंटरेस्ट के हिसाब से चलेंगी, ना कि किसी और सुपर पावर की स्ट्रैटेजी को सूट करने के लिए। अगर यूएस को इंडिया का सच्चा पार्टनर बनना है तो उसे अपने एक्शंस को अलाइन करना होगा, टॉक से नहीं, रियल पॉलिसी चेंजेस से। एंड हेंस नो मोर फंड्स, नो मोर वेपन्स, नो मोर स्ट्रेटेजिक बैकिंग टू पाकिस्तान। आखिर जब तक वो टेररिज्म के अगेंस्ट कोई रियल एक्शन नहीं लेता। भारत बढ़ रहा है इकोनॉमिक, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर। अब दूसरे देश हमारे लिए रूल्स सेट नहीं करेंगे, हम अपनी टर्म्स पर अपने डिसीजंस लेंगे। अगर वॉशिंगटन सोचता है कि हम उनकी जियोपॉलिटिकल कंपल्शंस के आगे अपनी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो उनकी गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। और अगर कोई देश उन लोगों का साथ देगा जो भारत के निर्दोष लोगों की जान ले रहे हैं, हमारे सोल्जर्स की जान ले रहे हैं, तो हम उससे सम्मान की नजर से नहीं देख सकते। जो हमारे एनिमीज को वेपन्स देगा वो इनडायरेक्टली हमारा भी एनिमी होगा। अब भारत किसी और की मर्जी से अपने डिसीजंस नहीं लेगा, हम अपना दोस्त और अपने दुश्मन खुद तय करेंगे। So that was analysis for today's video। अब आपके क्या विचार हैं इसके ऊपर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। Till that time, thank you so much। See you guys।
स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।